से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। इस्पात नगरी भिलाई में जन्मे और पले बढ़े लेखक व पत्रकार मोहम्मद जाकिर हुसैन ने वर्ष 2004 से अपने शहर के इतिहास का दस्तावेजीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट के स्थापना काल से अपना योगदान देने वाले तमाम प्रमुख लोगों के साक्षात्कार लेने का सिलसिला शुरू किया। यह सिलसिला आज भी जारी है और इस मुहिम की वजह से भिलाई से जुड़े तमाम ऐतिहासिक व दुर्लभ तथ्य इकट्ठा हो रहे हैं, जिनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग, दुर्लभ फोटोग्राफ्स व दस्तावेज शामिल हैं। लेखक व पत्रकार मोहम्मद जाकिर हुसैन की भिलाई के इतिहास पर केंद्रित 2 पुस्तकों का प्रकाशन अब तक हो चुका है, जिसमें पहली किताब भिलाई एक मिसाल फौलादी नेतृत्वकर्ताओं की का प्रकाशन सेल भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा वर्ष 2012 में किया गया था, जिसमें भिलाई से ग्रेजुएट इंजीनियर के तौर पर अपनी सेवा की शुरुआत करने और बाद में भिलाई, सेल व देश विदेश के अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाने वाली हस्तियों के साक्षात्कार केंद्रित थे। इसके बाद लेखक व पत्रकार मोहम्मद जाकिर हुसैन की अगली किताब वोल्गा से शिवनाथ तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन वर्ष 2019 में सर्वप्रिय प्रकाशन नई दिल्ली से हुआ और इसका विमोचन 7 फरवरी 2019 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी व द्वितीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हरिभूमि INH चैनल की लॉन्चिंग के अवसर पर किया। यही इसके दूसरे संस्करण का विमोचन 22 फरवरी 2020 को तत्कालीन इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भिलाई निवास में एक कार्यक्रम में किया। इस किताब में भिलाई के निर्माण में संलग्न भारतीय व तत्कालीन सोवियत संघ के इंजीनियरों का अनुभव, भिलाई की संस्थापक पीढ़ी के साक्षात्कार और कई दुर्लभ तथ्य शामिल हैं। यहाँ प्रस्तुत डॉक्यू ड्रामा भिलाई का सफर नींव से शिखर की ओर इन्हीं किताबों में दर्ज तथ्यों और लेखक के पास संग्रहित ऑडियो रिकॉर्ड्स के आधार पर तैयार हुआ है, जिसे प्रस्तुत किया है BSP सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 के स्टूडेंट्स ने। इसमें निर्देशन में विशेष सहयोग नीशू पांडे का है। हम विशेष तौर पर आभारी हैं भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दास गुप्ता जी के, जिनके प्रोत्साहन से यह डॉक्यू ड्रामा मंचित हो पाया है। इस डॉक्यू ड्रामा के सफलतापूर्वक मंचन के लिए हम भिलाई इस्पात संयंत्र के समस्त प्रबंधन व संलग्न विभागों के भी आभारी हैं। भिलाई के बारे में मैं जब भी सोचती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा सुंदर जगह शायद ही दुनिया में कहीं है। हाँ, सही बात है। इतनी वेल डिज़ाइन, इतनी हरियाली, इतने सारे कल्चर्स और तो और इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट। अरे क्या हो गया, तुम चुप क्यों हो गई? सुनो सुनो, सभी इधर सुनो। क्या हुआ, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। मैं तुम सबसे ये पूछ रही थी कि क्या तुम सबको पता है कि ये हमारा स्कूल किसने बनाया? तब तो हम पैदा ही नहीं हुए थे। अच्छा,
क्या तुम सब ये जानते हो कि ये बिल्डिंग्स किसने बनाई? हाँ याद आया, मजदूरों ने बनाई है। रुक जाओ भाई, सब शांत हो जाओ। तुम सब ये जानते हो कि हमारा भिलाई स्टील प्लांट जो पूरे विश्व को स्टील देता है, उसे किसने बनाया? हाँ यार, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमने इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो चलो चलते हैं और पूछते हैं टीचर से और जानते हैं हमारे भिलाई के इतिहास के बारे में। चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सर, हम यहाँ ये पूछने आए थे कि हमारी भिलाई स्टील प्लांट जो पूरे विश्व में स्टील देती है, वो किसने बनाई? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आज तक हमने बहुत से बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन किसी ने भी भिलाई के इतिहास को जानने की कोशिश नहीं की। वेरी गुड बेटा। पता है, पहले कभी हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार तो कभी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ एक पृथक राज्य है। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन के मामले में समृद्ध राज्य रहा है। अंग्रेजी राज में 1887 तक तो यहाँ दिल्ली राजरा से लेकर रावघाट और बैराडीला तक के लौह अयस्क के भंडारों की निशानदेही कर ली गई थी। लेकिन हमारा भिलाई तो 1955 से आया अस्तित्व में। तब 10 लाख टन सालाना हॉट मेटल उत्पादन से हमारी यात्रा शुरू हुई थी, जो अब शानदार 67 इयर्स बीतने के साथ 70 लाख टन उत्पादन क्षमता की ओर अग्रसर है। जितना सुनहरा इसका अतीत रहा है, उतना ही शानदार भविष्य गढ़ना अब आप नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है। सर, तो हमें अभी जॉब मिलेगी क्या? अरे तुझे बड़ी जल्दी है जॉब करने की। अभी पढ़ाई लिखाई तो कर लो, जॉब तो फिर भी बात की बात है। यस सर। वो देश की आज़ादी के बाद का दौर था, जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत की नींव रखी जा रही थी। इस आधुनिक भारत का तीर्थ बना हमारा भिलाई। तब राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ समूचे भारत के इंजीनियर और कुशल अकुशल मजदूर उमड़ पड़े इस गौरव में शामिल होने। देश की चारों दिशाओं से आने वाले तमाम युवाओं ने तब भिलाई का रुख किया। आइए जानते हैं इनमें से कुछ युवाओं की जुबानी कि कैसा था तब का हमारा भिलाई। आप सभी को नमस्कार। मैं ए.के. फोतेदार कश्मीर के श्रीनगर से हूँ और आज भी मैं मार्च 1956 का वो दिन नहीं भूलता जब भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के नाम पर यहाँ बहुत से गांव खाली हो रहे थे और भिलाई हाउस से हम एक लॉरी में बैठकर प्रोजेक्ट एरिया जाते थे। तब हमारे बॉस जनरल मैनेजर श्रीनाथ मेहता खुशी खुशी हमें बताते कि यहाँ पहली ब्लास्ट फर्नेस बनेगी, यहाँ पहली कोक ओवन बैटरी लगेगी। तब सेक्टर 1 के कुछ मकान बन चुके थे। भिलाई के बाद मेरा ट्रांसफ़र राउरकेला हुआ, जहाँ मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर का दायित्व निभाकर रिटायरमेंट लिया। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पृथ्वीराज आहूजा। मैं सुदूर पंजाब का बाशिंदा आ पहुंचा सेंट्रल इंडिया के भिलाई में। मैंने अपने भिलाई को शून्य से सफ़र करते देखा है। मुझे याद आ रहा है वो 12 मई 1956 की चुभती गर्मी की रात थी। दुर्ग रेलवे स्टेशन के सिंगल ट्रैक पटरी पर कोयले इंजन वाली मेरी ट्रेन रुकी। तब वो स्टेशन ही क्या, महज एक झोपड़ी ही थी जहाँ रोशनी के नाम पर सिर्फ एक लालटेन टिमटिमा रही थी। वहीं भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव SC छाया मिले। उनके साथ ड्राइवर नायर जीप नंबर MPR 5666 लेकर पहुँचे थे। रात के 2 बज रहे थे। छाया मुझे लेकर भिलाई हाउस पहुँचे। मुझे तो काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी थी, लेकिन वहाँ खाने के नाम पर सिर्फ कॉफ़ी और कटलेट से ही काम चलाना पड़ा और इसके बाद मेरा करियर परवान चढ़ता रहा। मुझे जनरल सुपरिटेंडेंट और जनरल मैनेजर की जवाबदारी भी मिली और हमारा भिलाई लगातार तरक्की करता रहा। आई एम निमई कुमार मित्रा। आज आपको कहूँ कि किस्मत की रेलगाड़ी मुझे भिलाई ले आई तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। 1955 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी से मेटलर्जी में डिग्री लेने के बाद कोचिन के इंडियन एल्यूमिनियम प्लांट में जॉब कर रहा था। इसी दौरान 1956 में भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर में शुरू हो रहे स्टील प्लांट में ग्रेजुएट इंजीनियरों की वैकेंसी को लेकर अखबारों में UPSC का एडवर्टीजमेंट आया। मैंने भी अप्लाई कर दिया। इंटरव्यू के लिए बुलावा आया तो मैंने कोचिन से GT एक्सप्रेस पकड़ ली।
तब ये ट्रेन मद्रास से नागपुर होते हुए नई दिल्ली जाती थी, लेकिन उस रोज इस रूट पर कोई एक्सीडेंट हो गया था। तो अनाउंसमेंट हुआ कि हमारी ट्रेन रायपुर होते हुए नागपुर से दिल्ली जाएगी। तब दिन के कोई 2 या 2:30 बज रहे होंगे। मेरी ट्रेन भिलाई नाम के स्टेशन में काफ़ी देर रुकी रही। इसे आजकल आप लोग भिलाई 3 के नाम से जानते हैं। मैंने ट्रेन से उतर कर देखा तो भिलाई स्टील प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। हिंदुस्तानी और रशियन कंधे से कंधा मिलाकर निर्माण कार्य में जुटे थे। मैंने सोचा अगर यही जॉब मिल जाए तो यहाँ से कलकत्ता अपने घर जाना भी आसान रहेगा, और हुआ भी ऐसा। दिल्ली में इंटरव्यू के बाद जब अपॉइंटमेंट लेटर आया तो देखा मुझे भिलाई जाना है। तो देखा आपने, किस्मत की ट्रेन मुझे वाकई भिलाई ले आई। 5 जुलाई 1956 को मैंने भिलाई स्टील प्रोजेक्ट ज्वाइन किया। बाद में सेल और सेल की दूसरी इकाइयों में भी रहा, और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपने भिलाई को लीड करने का मौका मिला। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम डॉक्टर ERC शेखर है। मैं दक्षिण भारत से हूँ। IISc बैंगलोर से मेटलर्जी में पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद जब मुझे UPSC के थ्रू भिलाई भेजा गया तो मन में कई सवाल उठ रहे थे कि वो कैसी जगह होगी, वहाँ कैसे लोग मिलेंगे। खैर 3 जुलाई 1956 को जब मैं भिलाई पहुँचा तो सब लोगों की तरह मैं भी दुर्ग रेलवे स्टेशन में उतरा। बाहर आया तो टांगे वाले ने पूछा, भिलाई हाउस? मैंने कहा यस, लेकिन ज़ोरों की भूख लगी हुई थी। पास ही में एक छोटी सी टपरी के पास एक होटल था। वहाँ ज़्यादा कुछ तो नहीं था। हाँ, गर्मा गर्म दूध उबल रहा था और जलेबियाँ छानी जा रही थी। यहाँ पहली बार मैंने छत्तीसगढ़ की दूध जलेबी का जायका चखा। तब हम लोगों को सेक्टर 1 में मकान अलॉट हुआ। हम 4 ग्रेजुएट इंजीनियर एक साथ एक मकान में रहते थे। तब तो रात दिन का पता नहीं चलता था और हम लोग बस अपने काम में डूबे रहते थे। भिलाई के बाद मैंने सेल की दूसरी यूनिट में भी कई जवाबदारी संभाली और खुशकिस्मती से मुझे 2 बार मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर अपने भिलाई को लीड करने का मौका मिला। जय जोहार। मोर नाम शिवराज जैन हरे, एक छत्तीसगढ़िया इंजीनियर। राजनांदगांव में पला बड़ा। इंजीनियरिंग करने के बाद 26 मार्च 1956 को भिलाई स्टील प्रोजेक्ट से बुलावा आ गया। सौभाग्य से मैंने भिलाई में जनरल मैनेजर की जवाबदारी निभाई और फिर पहला मैनेजिंग डायरेक्टर भी बना। बाद के दौर में मुझे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के चेयरमैन का दायित्व भी निभाने का मौका मिला। भिलाई ने हमारी देश की बुनियाद को मजबूत तो किया ही है, साथ ही छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान भी दिया है। सर मुखर्जी सर आ रहे हैं। अच्छा, बिमलेंदु मुखर्जी। अरे विमलेंदु मुखर्जी, आने दीजिए। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम बिमलेंदु मुखर्जी है। जब भिलाई स्टील प्रोजेक्ट आकार ले रहा था तब सबसे पहली ज़रूरत थी कच्चा माल यानी आयरन ओर की। मेरी ये खुशकिस्मती थी कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस यानी IBM की ओर से चीफ जियोलॉजिस्ट के तौर पर मुझे जिम्मेदारी दी गई दिल्ली राजरा खदान को तैयार करने की। और फिर हमने अपनी ड्रिल मशीन तो हाथियों में सवार कर भेज दी थी, मगर जब हम दुर्ग से अपने वाहनों में निकले तब दिन की चिलचिलाती धूप के बीच कुसुमकसा के आगे घने जंगल में घंघोर अंधेरा था। कई जगह तो हमें अपनी मोटर की हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ना पड़ा था। खैर 3 मई 1955 की सुबह हमने राजरा की पहाड़ियों में तिरंगा झंडा फहराया और खदान डेवलप करने का काम शुरू कर दिया। इसके बाद आने वाले दिनों में नंदिनी की लाइमस्टोन और हिर्री की डोलोमाइट जैसी खदान भी डेवलप की गई। अब तो राव घाट से भी आयरन ओर आएगा। देखिए मित्रा साहब, वो भी क्या दिन थे जब हम लोग USSR यानी तब के रशिया से ट्रेनिंग लेकर लौटे थे। कंस्ट्रक्शन के काम के बीच प्रोडक्शन शुरू करना भी चुनौती थी, लेकिन हम लोगों ने इस पर भी विजय पा ली। देखिए, हमारी कोक ओवन बैटरी 1 और हमारे मजदूर साथियों ने पहली बैटरी में ऊपर तक कोयला सीढ़ियों के सहारे पहुंचाया था। अब तो हमारी 11 बैटरियां हैं और सभी फुली ऑटोमेटेड। यहाँ हम ब्लास्ट फर्नेस के लिए कोल को कोक में तब्दील करते हैं। देखिए मिस्टर शेखर, आपने तो ज़्यादातर वक्त ब्लास्ट फर्नेस में गुजारा है। याद है आपको जब
हम लोगों के पास आधुनिक गैस मॉनिटर नहीं होते थे। अरे हाँ, याद है आप लोगों को? उस समय हम गैस की मौजूदगी का पता करने के लिए कबूतर को पिंजरे में बंद कर उसे गैस एरिया ले जाते थे। आप लोगों को तो मालूम ही होगा तब हालात कैसे हुआ करते थे। अक्सर जब हम लोग घर लौटते थे तो हमारे पूरे कपड़े ऑयल ग्रीस और कोयले की धूल से सने होते थे और घर के बाहर मिट्टी का तेल रखा होता था जिससे हम अपने हाथों में लगे ऑयल ग्रीस को साफ करते थे। उस दौर में तो हमने पहली बार ब्लास्ट फर्नेस की चिल होने की चुनौती का भी सामना किया। आप लोगों को तो याद है जब हमारे पास सिर्फ एक स्टील मेल्टिंग शॉप यानी SMS हुआ करती थी। यहाँ हम आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर आगे ब्लूमिंग एंड बिलेट मिल भेजते थे, जहाँ से आगे फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसे रेल, वायर रॉड, मर्चेंट प्रोडक्ट्स आदि बनते थे। बिल्कुल ठीक कहा आहूजा सर आपने। फिर हमारे प्लांट का 40 लाख टन एक्सपेंशन का दौर आया और SMS2 के साथ कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस आया। साथ ही आई प्लेट मिल। अब भिलाई को अत्याधुनिक SMS3 मिल चुका है, जहां कास्टर से सीधा ब्लूम बिलेट बनाना और भी तेज़ी से हो रहा है। मैंने भिलाई स्टील प्लांट में ज़्यादा वक्त रोलिंग मिल में बिताया है। रेल मिल हमारा गौरव था, है और रहेगा। और अब तो हमारी आधुनिक यूनिवर्सल रेल मिल भी आ गई है, जहां हम दुनिया की सबसे लंबी पटरियां यानी अब सीधे 130 मीटर लंबी पटरियां बना रहे हैं। 27 अक्टूबर 1960 को हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथों हमारी पहली रेल एंड स्ट्रक्चरल मिल शुरू हुई थी। तब का दिन है। आज 62 साल हो चुके हैं। हम इन 6 दशकों में इतनी पटरियां बना चुके हैं कि इन्हें पूरे 14 बार हम हमारे ग्लोब में लपेट सकते हैं। कितना सुकून देती है हमारे भिलाई की तरक्की। सर दिमशित सर आ रहे हैं। दिमशित सर आ रहे हैं। दिमशित सर, अरे दिमशित सर। जी हाँ, कुछ ही देर में हमारे बीच आ रहे हैं भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर VI दिमशित सर, और मैं हूँ उनका दुभाषिया यानी इंटरप्रेटर विष्णु प्रभाकर तोप खाने वाले। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने रशियन भाषा कैसे सीखी, तो सुनिए। मैं बिलासपुर कोनी का रहने वाला। हमारे स्कूल में तब भिलाई स्टील प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर श्रीनाथ मेहता आए थे और अपने संदेश में हम लोगों से भविष्य में पढ़ाई पूरी कर भिलाई स्टील प्लांट में सेवा देने का आह्वान किया था। तो जैसे ही मेरे स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई, मैंने घर में एक झोले में अपने कपड़े रखे और सीधा भिलाई आ गया। तब मुझे लोगों की नकल उतारने में बड़ा मज़ा आता था। ऐसे करते करते मैं भिलाई में रशियन लोगों के हाव भाव और उनकी भाषा समझने लगा। तब कोक ओवन के रशियन एक्सपर्ट TN खकलोवा की पत्नी स्वेतलाना खकलोवा मुझे अपना बेटा मानने लगी और उनके साथ रहते रहते मैं इस हद तक रशियन सीख गया कि मुझे सपने भी रशियन में आने लगे। और मैं ही क्या, तब 80 के दौर तक तो हमारे भिलाई में इतने रशियंस हो गए थे कि हमारे बोरिया बाज़ार, सेक्टर 6 व सेक्टर 10 के बहुत से व्यापारी और फल सब्जी वाले भी हल्की फुल्की रूसी बोलने और समझने लग गए थे। हम लोग तो रूसी भाषा की क्लास भी लगाया करते थे। खैर, BSP से मैं 1990 में रिटायर हुआ तो भी मेरे रूसी ज्ञान ने मुझे घर बैठने नहीं दिया। अगले ही दिन से फिर मैंने रूसी इंटरप्रेटर की जवाबदारी संभाल ली थी। तो ये थी मेरी कहानी। अब हम सबके बीच कुछ ही देर में दिमशित सर आने वाले हैं। आप सभी भिलाई वासियों से अनुरोध है कि दिमशित सर का हम तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। Здравствуйте, господин Шекер, господин Фотедар, господин Джейн, господин Ахуджа, господин Митра, господин Мукарджи. Здравствуйте, дорогие друзья. Как ваши дела? Я очень рад видеть вас здесь. Билай живет в моем сердце. В те дни большинство из вас проходили стажировку на Азовстале, Запорожстале, Кривом Роге и Магнитогорске. В то время произошел несчастный случай. Наш главный инженер Кратенков охотился на голубей в деревне Невай. Голубь, которого он застрелил, упал в пруд, и Кратенков полез в воду, чтобы его достать. Он был крупный мужчина, высокий почти 7 футов ростом. Он зацепился за что-то в пруду и утонул. Это произошло в субботу 17 ноября 1956 года. После этого случая было решено направить нового главного инженера в город भिलाई.
कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को यहाँ देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। भिलाई तो मेरे दिल में बसा है। उन दिनों में तो आप में से ज़्यादातर लोग हमारे अज़ोवस्टल, ज़प्रोजिया, क्रिवाय रोग और मग्नितागोर्स्क स्टील प्लांट में ट्रेनिंग ले रहे थे। तब भिलाई में एक दुखद घटना घटी। हमारे रूसी चीफ इंजीनियर एनजी क्रोतेन्कोव नेवाई गांव में परिंदों का शिकार कर रहे थे। तभी एक परिंदा तालाब में गिरा, जिसे लेने मिस्टर क्रोतेन्कोव तालाब में गए। वह करीब 7 फीट के ऊंचे पूरे भारी भरकम शख्स थे, लेकिन अनहोनी के चलते वह वही पानी में गिर गए और उनकी मौत हो गई। यह वाक़या शनिवार 22 दिसंबर 1956 का है। इसके बाद कुछ दिनों में भिलाई में नए चीफ इंजीनियर को भेजने का फैसला हुआ। Ну, так как мои коллеги тоже находились в тех же условиях, я быстро привык к погоде. В то время здесь не было ничего. Деревни были пусты, работали большие экскаваторы, которые копали огромные ямы. Сегодня здесь стоят большие дома, высокие здания, большой стадион, зал Каламандыр, который раньше назывался Читрамандыр. Здесь есть все. В то время мы мечтали о чистой питьевой воде. Прежде чем начинать строительство, нам необходимо было проводить разметку, Якоксархима, доменную печь и других цех. Если мы бы эту работу не сделали сами, нам бы пришлось забыть о строительной площадке. Когда меня направили в Индию, то мне говорили, что мы строим завод в маленькой городке под названием Дург, а мы его стали называть Друг. На самом деле, Дург стал для нам другом. С этими мыслями я с вами прощаюсь. До свидания. मैं उस वक्त डोनबास में था। मुझे सोवियत संघ सरकार की तरफ से भिलाई जाने का आदेश आया। वह 1957 की गर्मियों के दिन थे। जब मैं भिलाई पहुंचा, तब वह गर्मी तो मेरे जैसे माइनस डिग्री में रहने के आदी इंजीनियर के लिए बेचैनी का सबब था। खैर, मेरे दूसरे साथी भी इसी मौसम में रह रहे थे, इसलिए मैंने भी खुद को यहाँ के मौसम में ढाल लिया। तब का माहौल मैं बताऊँ आपको, तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था। गांव खाली हो रहे थे, हेवी मशीनरी से बड़े बड़े गड्ढे खोदे जा रहे थे। आज तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा स्टेडियम, आपका यह कला मंदिर ऑडिटोरियम, सब कुछ है। तब तो हम पीने के साफ पानी के लिए भी तरसते थे। तब यह धरती प्यासी थी, दरारों से भरी हुई। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पूर्व हमने यहाँ कोक ओवन, ब्लास्ट फर्नेस, पावर हाउस और अन्य वर्कशॉप्स की पट्टियाँ लगाई थी। अगर हमने ऐसा ना किया होता तो शायद हम खुद ही साइट को भूल जाते। मुझे मालूम हुआ था कि हमें दुर्ग नाम की एक छोटी सी जगह पर यह कारखाना बनाना है। हम रूसी लोगों ने दुर्ग को द्रुग कहना शुरू कर दिया था। द्रुग का रूसी भाषा में अर्थ होता है दोस्ती। हमने दुर्ग को वास्तविक द्रुग में बदल दिया था। सही मायनों में दुर्ग नहीं, यह हमारे लिए द्रुग ही है। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। दस्विदान्या। पुरुषों ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी भिलाई की तरक्की में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए मिलते हैं इनसे। मैं डॉक्टर गीता दास गुप्ता। भिलाई स्टील प्रोजेक्ट में डॉक्टर के तौर पर पहली पोस्टिंग मेरी हुई थी। 57 साल पहले 1956 में मैंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की तो यूपीएससी के थ्रू मुझे ऑप्शन दिया गया और मैंने भिलाई को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ मेरे पापा के साथ नागपुर में पुरतेज सी काम कर चुके थे, जो यहाँ भिलाई में तब चीफ इंजीनियर वाटर वर्क्स थे। मैं भिलाई पहुँची तो 32 बंगला के बंगला नंबर 32 में अस्पताल और बंगला नंबर 31 में मेरे रहने का बंदोबस्त किया गया। तब हमारी डिस्पेंसरी वैन कैंप और कुर्सी पार जाती थी। फिर 1957 में डॉक्टर NL कल्ले, डॉक्टर मिस KB दवे व दूसरे कई डॉक्टरों की भर्ती हुई। इसी दौरान सेक्टर 1 में हमारा पहला अस्पताल भवन बना और 1959 में आमदी भाटा गांव की खाली ज़मीन पर हमारा अपना सबसे बड़ा अस्पताल बना, जिसे आज आप लोग जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सेक्टर 9 कहते हैं।
हमारा नाम नलिनी श्रीवास्तव है। वैसे तो हमारे से पहले श्रीमती राधा मेहता ने भिलाई महिला समाज बनाने की तैयारी कर ली थी और उनके जाने के बाद 1956 से हमने भी काम शुरू किया। सेक्टर 4 की बिल्डिंग में हम लोगों ने बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने और स्कूल भिजवाने का काम शुरू किया। फिर महिलाओं के लिए बच्चों की ड्रेस सिलने का काम सहित और भी सेवा कार्य शुरू किए। दिस इज़ प्रमीला नायर। मैंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से उस वक्त अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी की जब हमारे कॉलेज में सारे बॉय स्टूडेंट्स के साथ मैं अकेली गर्ल स्टूडेंट थी। और इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने भिलाई स्टील प्लांट ज्वाइन किया तो भी मैं यहाँ अपॉइंट होने वाली पहली भारतीय महिला इंजीनियर थी। मैंने मैकॉन में रहते हुए भिलाई की तरक्की में योगदान दिया। इन जिम्मेदार महिलाओं के लिए जोरदार तालियां तो बनती ही हैं। हमारा भिलाई प्रतिभाओं को सिर्फ तराशता ही नहीं है बल्कि उन्हें जन्म भी देता है। अपनी शुरुआती दौर से अब तक भिलाई ने कई प्रतिभाओं को जन्म दिया है जो अपने अथक परिश्रम और अपने काम की बदौलत भिलाई का नाम देश और दुनिया में रोशन कर रहे हैं। आइए ऐसी ही कुछ प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराते हैं। आप इन्हें बखूबी पहचानते हैं। पद्मश्री जॉन मार्टिन नेल्सन। कौन परिचित नहीं है प्रख्यात शिल्पकार नेल्सन जी से। इस्पात नगरी भिलाई के सौंदर्यीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाथों से फिल्मी पोस्टर बनाने वाले नेल्सन ने इस्पात नगरी भिलाई की खनिज नगरी दिल्ली राजरा की आशा टॉकीज में संयोगवश पहली बार कुछ कलाकृतियां बनाई और तब से उनका सफ़र आज 50 साल से भी ज़्यादा अरसा बीतने के बाद भी जारी है। इनकी बनाई विशालकाय प्रतिमाएं छत्तीसगढ़ विधानसभा, डोंगरगढ़ की पहाड़ी, रायपुर का बूढ़ा तालाब सहित कई प्रमुख स्थलों पर देखी जाती है। हम इनके सुखद व स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। अमिताभ जैन। आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव का दायित्व कुशलतापूर्वक निभा रहे अमिताभ जैन 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं। हम सभी के लिए यह गौरवान्वित करने वाला तथ्य है कि हमारे भिलाई स्टील प्लांट की खनिज नगरी दिल्ली राजरा में वर्ष 1981 में 11वीं परीक्षा में अमिताभ जैन तब के संयुक्त मध्य प्रदेश में टॉपर थे। स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। IAS के तौर पर इन्होंने मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार में भी अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर तीजन बाई। ना सिर्फ हमारे भिलाई और छत्तीसगढ़ बल्कि देश और दुनिया की शान पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी गुरु डॉक्टर तीजन बाई ने कला के क्षेत्र में असीम ऊंचाइयों को छू लिया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। नवीन बुद्धि राजा जी को हर भिलाईयन जानता है। 1984 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 के स्टूडेंट नवीन जी ने तब IIT प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप कर इतिहास रच दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की हमें गर्व है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 10 के 1980 बैच के स्टूडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह जी पर, जिन्होंने कई कूटनीतिक मोर्चे पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अनुराग बसु। भिलाई में पले बढ़े अनुराग बसु दादा से कौन परिचित नहीं है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 4 के पास आउट अनुराग बसु जी का सिनेमा हम सबको एक अलग दुनिया में ले जाता है। दादा को जितना हम भिलाई वाले पसंद करते हैं, दादा भी अपने भिलाई को कभी भी नहीं भूलते और अपनी हर फिल्म में कहीं ना कहीं भिलाई का जिक्र जरूर करते हैं। तो देखा आपने हमारे भिलाई का शून्य से अब तक के शिखर का सफर।
लेकिन ये शिखर अंतिम नहीं है। अभी तो हमें सफलता के कई शिखर छूने हैं। हम गौरवान्वित हैं। अपनी मातृ संस्था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल को अस्तित्व में आए पूरे 50 साल हो चुके हैं। सेल के नेतृत्व में देश को मजबूत आधार देने का सिलसिला अभी भी जारी है। नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।